हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VSS लाइव में स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 जो है रासायनिक बलगतिकी, जिसे इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स करते हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान तरीकों से समझेंगे, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या चीजें हैं इसको जान लेते हैं पहले। ठीक है, दिया हुआ है पहला जो टॉपिक में पढ़ना है, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तीसरा पर जो है हेडिंग, अभिक्रिया का वेग जिसे दर भी कहते हैं को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। चौथा है समाकलित वेग समीकरण, जिसमें आएगा क्या कि जीरो ऑर्डर, मतलब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। और इस पे आधारित प्रश्न भी आएंगे। अगला जो टॉपिक है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव, रासायनिक अभिक्रियाओं के संगठन संघट्ट सिद्धांत, और हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अब पूरा चैप्टर आप लोगों को हमारे YouTube चैनल VSS लाइव में मिलेगा, पूरा नोट्स के साथ, कि कैसे बोर्ड में लिखना है, उस बेस के आधार पर हमने नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं, पहला टॉपिक है वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, समझते हैं। हाँ, तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं इस चैप्टर में क्या सीखने मिलती है। जैसे मान लीजिए चैप्टर है हमारा रासायनिक बलगतिकी, ठीक है ना। क्या है रासायनिक बलगतिकी। अब रासायनिक बलगतिकी का मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी हम अभिक्रिया यदि कराते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ A + B गिव्स बन रहा है C + D, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, आप लोग को पता होगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। यानी कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेंगे, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, जिससे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए ये जो अभिक्रिया हो रही है A + B, ठीक है, इस पर यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो इस अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दाब प्रेशर लगाते हैं तो क्या पड़ेगा। उत्प्रेरक रखते हैं मान लीजिए प्लेटिनम, तो क्या पड़ेगा, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी क्रिया विधि क्या है, कैसे संपन्न हो रही है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए, जैसे दिया है यहाँ पे रासायनिक बलगतिकी, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, चूंकि हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग, मतलब कि जो कोई भी अभिक्रिया यदि संपन्न हो रही है वो कितने समय में हो रही है, या तो एकदम स्लो होगी, या तो एकदम फास्ट होगी, या तो मीडियम में होगी। तीन ही तरह का होगा। कोई भी चीज़ हो दुनिया में, कोई भी चीज़ यदि होता है वो तीन ही तरह से होता है, या तो खूब फास्ट चलेगा, या तो एकदम स्लो चलेगा, या तो मीडियम में रहेगा। तो जो अभिक्रिया का जो वेग भी होता है वो भी तीन ही प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो इनके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों, चूंकि इनका वेग होगा जो, उसको प्रभावित करने वाले कारक भी होंगे, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि का। एवं अभिक्रिया की क्रिया विधि का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, ठीक है। देखिए, रासायनिक बलगतिकी का जो हिंदी मतलब इंग्लिश होता है रासायनिक बलगतिकी का, उसको होता है काइनेटिक्स। क्या होता है? काइनेटिक्स बलगतिकी का। इसकी उत्पत्ति जो हुआ था वो ग्रीक भाषा के शब्द काइनेसिस से हुआ था, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है क्या? गति होता है। तो रासायनिक बलगतिकी में क्या पढ़ना है? कोई भी अभिक्रिया हो रहा है उसका वेग कितना है, वेग को प्रभावित क्या क्या चीजें कर सकती हैं, उसके बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है गति, या उसका दूसरा नाम है वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, तीन प्रकार की होती हैं। जो पहला अभिक्रिया है वह तीव्र अभिक्रिया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, ठीक है। देखिए क्या होती हैं।
वे अभिक्रियाएं जो 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती है। मान लिया कोई अभिक्रिया है, ठीक है, उसको पूर्ण होने में 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है, अर्थात जिनके संपन्न होने में केवल 10⁻³ सेकेंड का समय लगता है। ज्ञात किया गया है कि जो सेकेंड लगता है समय वो 10⁻³ इतने ही समय में अभिक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, या तत्कालिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि जो ही दो पदार्थ आपस में मिलाए तुरंत ही अभिक्रिया हो गया, तत्कालिक हो गया, तो उसे तत्कालिक बोल देंगे, ठीक है, भी कहते हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ना, वो आयनों के मध्य संपन्न होती हैं, अतः इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में उदासीनीकरण अभिक्रियाएं या अवक्षेपण अभिक्रियाएं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जैसे अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार से बना पता, जैसे मान लीजिए कोई अम्ल ले लिया हमने, यहाँ पे HCl ले लिया और यहाँ पे क्षार ले लिया, ठीक है। देखिए आप क्रिया आप लोगों को करने आता होगा कि यहाँ हाइड्रोजन H+ में टूटेगा, Cl जो होगा या माइनस में टूटेगा, Na+ में, OH- में। ऐसा पदार्थ जो आयनों में टूटता है उसे आयनिक पदार्थ कहते हैं या आयनिक यौगिक भी कहते हैं। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो NaCl+ क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण है और जल का निर्माण करते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको ज्यों ही आपस में मिलाते हैं त्यों ही अभिक्रिया 1 सेकेंड का समय भी नहीं लगता है और तुरंत लवण का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यह दिया हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रियाएं या अवक्षेपण अभिक्रियाएं। जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया में हो गया BaCl2 Na2SO4 का अभिक्रिया जब कराएंगे तो उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे एग्जाम्पल में दे रहे हैं यहाँ पे हम, देखिए जैसे मान लीजिए BaCl2 है प्लस Na2SO4 है, ठीक है, ये कोई अभिक्रिया है। देखिए Ba पे +2 होता है, Cl पे 1 माइनस होता है तो 2Cl 2 माइनस हो जाएगा, Na पे 1 प्लस है तो 2Na है तो 2 प्लस, SO4 पे 2 माइनस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ बन गया BaSO4, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन हो जाएगा, बन जाएगा NaCl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, इसका SO4 Na का जो माइनस वाला था Ba के साथ जुड़ गया और जो Ba का माइनस था वो Na के साथ जुड़ गया, बस आयनों का आदान प्रदान हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, इधर भी क्लोराइड बना है, सोडियम क्लोराइड बना है, यहाँ सोडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में बदलाव हो गया हो, नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जो 1 सेकेंड से भी बहुत कम समय में पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात जिनके संपन्न होने में केवल 10⁻³ सेकेंड का समय लगता है, तीव्र अभिक्रियाएं या तत्कालिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये अभिक्रियाएं आयनों के मध्य संपन्न होती हैं, अतः इन्हें आयनिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रकार कौन सा, दूसरा है अति मंद अभिक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने में कई दिनों या कई वर्षों तक का समय लगता है, ठीक है। कोई अभिक्रिया है, मान लीजिए उसको संपन्न होने में क्या हो रहा है, कई दिन लग रहा है या कई वर्ष लग रहा है का समय लग रहा है, तो उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं कि बहुत स्लो है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, सबसे सीधा साधा एग्जाम्पल हम बताएं, लोहे में जंग लगना होता है। क्या होता है, लोहे में जंग लगना। आप लोहे को देख लीजिए तो लोहा जो होता है, लोहे में आप लोग देखते रह जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब जंग लगा कब नहीं लगा, उसमें कई दिनों कई वर्षों का समय लगता है। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन तथा जल की क्रिया द्वारा जल का बनना, ठीक है। दूसरा, लोहे में जंग लगना, ठीक है। तीसरे, हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन आदि, ठीक है ना। तीसरा देखिए, तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है मंद अभिक्रियाएं, जिसे बोलते हैं स्लो रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जो संपन्न होने में कुछ मिनटों या घंटों का समय लेती है, यानी कुछ मिनट या कुछ घंटों में ही संपन्न हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, मंद अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो पेरोक्साइड का जो अपघटन होता है, जैसे N2O5 वो बनता है NO2 और O2 में, जिसमें कई मतलब कुछ घंटों या कुछ मिनटों में ये संपन्न हो जाती है, ठीक है ना। एस्टिक अम्ल हो गया, उसके एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं, तो ये भी जो अभिक्रिया होती है वो भी क्या होती है,
कुछ मिनटों या कुछ घंटों में संपन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस 3 प्रकार की क्रिया है, एक फास्ट रिएक्शन, एक वेरी स्लो रिएक्शन और तीसरा क्या है, स्लो रिएक्शन। तो मान लीजिए जो एकदम कोई भी अभिक्रिया हो रही है एकदम फास्ट जब होगी तो उसका वेग हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है ना। मान लीजिए 1 सेकंड से कम ही समय में पूरा होगा, मिलाया तुरंत अभिक्रिया हो गया, तो इसका वेग कितना था उसको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं। दूसरा था वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में कई दिनों कई वर्षों का समय लग जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है कि बैठ के कोई अभिक्रिया को बैठ के हम लोग देखा जाए कि कितने समय में हो रहा है, इसका वेग कितना है, तो भी आसान नहीं है। तो सबसे आसान जो है वो मंद अभिक्रिया स्लो रिएक्शन, उसको कई मिनटों या कुछ घंटों में ही संपन्न हो जाती है, तो उसका वेग का निर्धारण किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम लोग मंद अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नोट में लिखे हैं, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत केवल मंद अभिक्रियाओं के वेग तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। तो आगे अब अगला जो टॉपिक है हमारा, देखिए अगला टॉपिक वो अभिक्रिया का वेग। ठीक है ना। अभिक्रिया का क्या है, वेग है। अब अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं। ठीक है। देखिए बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, बहुत ही आसान तरीकों से हम बताएंगे। ठीक है। देखिए हम पहले ही सारा नोट्स लिख दिए हुए हैं कि आप लोगों को मैं यहाँ पर लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, बस हम आप लोग को समझा सकें, तो इसलिए यहाँ पर समझाने के लिए कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए कोई अभिक्रिया है, आर यहाँ पी में बदल रहा है। ठीक है। आर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसे हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। आप लोग को पता ही होगा, बता दे चुके हैं। ठीक है। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पूरा समझ गए तो अभिक्रिया का वेग समझ गए। ठीक है। अभिक्रिया के वेग को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट है। ठीक है। शुरुआत में ये जो रिएक्टेंट होगा मान लेते हैं इसकी मोलों की संख्या 2 है। कितनी मोलों की संख्या, 2 है। जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो अभिकारक से उत्पाद बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या कि जो अभिकारक की मोलों की संख्या 2 थी, उनकी मोलों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। कमी होगी कि नहीं होगी। अरे रिएक्टेंट जो था वो 2 है। ठीक है। तो अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई है तो इसकी मोलों की संख्या कितनी है, 2 है। और जब ये रिएक्टेंट मतलब अभिकारक प्रोडक्ट में बदलेगा, किसमें, प्रोडक्ट में, तो अभिकारक से प्रोडक्ट में जब बदलेगा तो अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। 2 था, 2 में से मान लीजिए 1 मोल बन गया प्रोडक्ट, इसके पास कितना बचा, 1 बचा। तो रिएक्टेंट में क्या होगा, कमी होगी, और प्रोडक्ट में क्या होगा, वृद्धि होगा। मतलब इनके सांद्रताओं में परिवर्तन हो रहा है। कुल मिला जुला के समझे हैं कि जो अभिकारक की जो सांद्रता थी उसमें कमी हो रही है और जो उत्पाद की सांद्रता थी उसमें वृद्धि हो रही है। मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन होता है ना, या तो एकांक समय में होता है या इकाई समय में होता है। तो डिफिनेशन क्या होता है कि एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है, यहाँ 2 से 1 हो रहा है, यहाँ 0 से 1 हो रहा है। ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। ठीक है। जितने समय में, मतलब जितने समय में इनके सांद्रताओं में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन, इकाई या एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, हमने बताया ना, उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। जैसे आर हो गया रिएक्टेंट जिसे अभिकारक कहते हैं, पी हो गया प्रोडक्ट जिसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। यदि अभिक्रिया का वेग यदि हम लिखते हैं, ठीक है, तो स्मॉल आर बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। अब डेल्टा सी जो है वह सांद्रता में परिवर्तन, इसे क्या बोलते हैं, सांद्रता में परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ डेल्टा सी बराबर सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा टी बराबर समय अंतराल, मतलब एकांक समय में, डेल्टा जी है समय अंतराल है कितने से इतने के बीच में, तो एकांक समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रताओं में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए मात्रक, जैसे मान लीजिए आर बराबर हमने बता दिया डेल्टा सी अपान क्या होता है, डेल्टा टी होता है। अब ये मात्रक निकालना है तो सी होता है सांद्रता
तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है, ठीक है। और इसका होगा सेकेंड, सेकेंड भी हो सकता है या मिनट भी हो सकता है। अब चूंकि नीचे आ जाएगा और नीचे आएगा तो क्या होगा मोल, ठीक है। चाहे इसको ऊपर रहने दीजिए, इसको ऊपर मोल या इसे लिख लीजिए लीटर सेकेंड होगा ना। अब इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो होगा आर बराबर मोल एल लीटर इनवर्स हो जाएगा, ऊपर जा रहा है सेकेंड, ये भी क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा। या मिनट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। मैं कोई अभिक्रिया गैसीय अभिक्रिया हो, गैसीय अभिक्रिया का जो मात्रक होता है गैस को एटमॉस्फेयर में मापते हैं तो एटीएम हो जाएगा, बाकी सेकेंड इनवर्स या एटीएम मिनट इनवर्स, ठीक है। थैंक यू। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें।